आजकल राजस्थान, दिल्ली और पूरे इरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में लोग सेव अरावली करके एक मुहिम चलाए हुए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण मुहिम है और अरावली पर्वत जो भारत को के सेंट्रल इंडिया को डिजर्टिफिकेशन से रोकता है और जो आज हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं AQI की, दिल्ली की हवा आज बहुत ख़राब है और अगर अरावली का पर्वत बीच में नहीं होता तो राजस्थान और थार डेजर्ट की सारी धूड़ गर्द वो दिल्ली पहुंच जाती और इससे आगे भी गंगा के मैदानों में पहुंच जाती। तो क्या हालात होते आज। और ये लगातार हमेशा डेजर्ट कोशिश करता है, ये जो मरुस्थल है वो आगे फैलता जाता है। इसको रोका है इस अरावली पर्वत ने। एक काम ये किया इसने। दूसरा, अरावली पर्वत का दूसरा कंट्रीब्यूशन है कि पानी का संचय करता है। ये पर्वत है, इससे पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध होता है, सिंचाई का पानी। चार नदियाँ इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। ये कोई छोटा पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली से लेकर के गुजरात तक लगभग 700 स्क्वायर किलोमीटर लंबा पहाड़ है। इसमें जंगल है, श्रब्स हैं, वन्य जीव है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में फैसला दिया, 20 नवंबर को, ये बहस बहुत दिनों से चल रही थी कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जो पर्वत है उनको अरावली का हिस्सा कैसे माना जाए, कैसे डिफाई किया जाए, उसके ग्रेडियंट से या फिर उसकी ऊंचाई से। जैसे पहले कहते रहे 3 डिग्री से ऊपर पहाड़ है या 5 डिग्री से ऊपर ग्रेडियंट बड़ा पहाड़ है, या फिर उसकी ऊंचाई समुद्र तल से ली जाती है। परंतु सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में आया कि आसपास के इलाके से 100 मीटर ऊपर तक से ऊपर वाला जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, बाकी पर्वत श्रृंखला से हट गए। मसला ये है कि ये जो दिल्ली से लेकर के गुजरात तक का इलाका है, इसमें दिल्ली में, गुड़गांव में, हरियाणा के इलाके में बहुत ज़रूरत है NCR की। ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसने आगे फैलना है, इसमें निर्माण हो रहे हैं। उसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है, रेता, बजरी, मार्बल, ग्रेनाइट, ये इसी पर्वत श्रृंखला से आता है। और अभी तो अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 1975 से लेकर के आज तक अगर अरावली पर्वत को देखा जाए 8-10% कम हो चुका है, ख़त्म हो गई हैं पहाड़ियाँ, काट पीट के पूरी हो गई। उसमें शहर बन गए, सड़कें बन गई, कई तरह के निर्माण हो गए, वो बराबर कर दिए, माइनिंग हो गई। और अगर अब ये परिभाषा नहीं आ जाए अरावली की, तो उसके बाद इन एरिया में भी माइनिंग होगी और आज नहीं तो कल होगी। आज तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, वो करेंगे, कुछ पैरामीटर्स बनाएंगे। वो कहने की बात होती है, बाद में जब शुरू हो जाता है माइनिंग का दौर तो फिर सब भूल जाते हैं सारी बातें। तो ये बड़ा खतरा तो है हमारे सामने, इस बात को समझना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है, उससे मुझे लगता है कि बहुत नुकसान होगा। और अरावली को ऐसे परिभाषित मत करिए। अरावली का संरक्षण करना ज़रूरी है, उसका दोहन करना ज़रूरी नहीं इस वक्त है, क्योंकि देखिए पर्यावरण का संकट अगले दौर में सबसे बड़ा संकट आने वाला है। अरावली पर्वत ही ये जो आपके हरियाणा, पंजाब और इधर को दिल्ली, इधर से आपका यूपी, इस इलाके को डिजर्टिफिकेशन से बचाता है। अगर ये पर्वत नहीं होगा तो सारा मरुस्थल फैल जाएगा, ये आगे तक आ जाएगा और बहुत स्थिति गंभीर होगी। ये जो इनसेंसिटिव हो गए हैं हम पर्यावरणीय मुद्दों पर और कॉरपोरेट दबाव में हम ये सब काम कर रहे हैं, दिल्ली में तो इसमें तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये NCR का प्रपोज्ड आइडिया था और इसमें
ये बिल्डर्स लॉबी का भी भूमिका है, और माइनिंग माफिया तो फिर उसके साथ आगे काम करेगा। तो ये नए शहर बनाना या नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये प्रोजेक्ट भी होगा, और जो बन रहा निर्माण और उसके लिए सामान निकालना, इससे पूरा पर्वत खराब करके आप क्या करोगे? पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हो? ये रोक दीजिएगा, अभी तुरंत रोकना चाहिए। तकलीफ दे यह है कि कल परसों मंत्री भी कुछ बोले, और वो राजस्थान से होते हुए है वो रहने वाले, और उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह मैंने उनका बयान सुना, और वो जो कह रहे हैं कि हमने बड़ा जून में कोई इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई नए नियम बनाए हैं, ये सब फेक होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं बाद में। अब ऐसी ही स्थिति हमारे सामने है। देखिए, इस इलाके में राजस्थान के जो पूर्व की ओर के क्षेत्र है, इसमें अरावली के कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की वजह से कुछ सिंचाई और पानी का बहाव होता है, नदियां यहाँ आती हैं। क्योंकि जो आपका पश्चिम वाला इलाका है वो तो मरुस्थल है, थार मरुस्थल है। अब ये ऊपर हम पहाड़ में रहते हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही कॉरपोरेट दबाव में इनसेंसिटिव प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो हमारी प्रकृति के खिलाफ है। आप इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, चला क्यों रहे, बना क्यों रहे? ये 4 लेन का ज़रूरत क्या था? 4 धाम कॉरिडोर बनाने की ज़रूरत थी कि नहीं थी? ये सवाल है। आज वो लगातार जो है आपदा का कारण बन गया हमारे लिए। पूरा ये कीर्तपुर से मनाली तक का 4 लेन है, ये परमानेंट डिजास्टर हो गया। बहुत मुश्किल है इसको स्टेबलाइज करना। अब कुछ भी बोलो, हम कोई टेक्नोलॉजी लाएंगे, होना नहीं है। बहुत समस्या खड़ी कर दी आपने, ऐसे कच्चे पहाड़ को छेड़ के और सीधा वर्टिकल कटिंग कर दी, रिवर बेड एनक्रोच किए, पर्यावरण के दूसरे नियम कायदे सारे नहीं माने, जंगलों का तो विनाश वो तो अथाह है। कहने की बात होती है कि लोग जंगल बर्बाद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जंगल लोगों ने बर्बाद नहीं किए, पहाड़ियों ने। पहाड़ के जंगल ये विकास की परियोजनाएं, कमर्शियल परियोजनाएं, खासकर जिस तरह के निर्माण हुए, हाइडल प्रोजेक्ट्स, सीमेंट प्लांट, और ये जो सड़कें, जो बड़ी चौड़ी सड़कें, उसने बड़ा बर्बादी लाई है, हमारी जंगलों का विनाश किया है। आज भी लगातार हो रहा है। अब तो रेलवे आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर तक तो चल पड़ा है काम, और बिलासपुर से अब ले जाना है उसने। इस रेलवे लाइन के लिए जो एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस के नियम कायदे होते हैं वो सब एग्जेम्प्ट कर दिए, माफ कर दिए। उसमें फटाफट बिना किसी कंप्लायंस के, पब्लिक हियरिंग के वो सब हो जाएगा, और प्रोजेक्ट चालू हो रहा है। और बहाना तुर्रा यह है कि स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। अरे भाई, आज के ज़माने में राष्ट्रीय सुरक्षा जो है ना, रेल से नहीं होती है। आज कहीं भी कोई भी चीज़ ले जानी हो तो उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जहाज और हेलीकॉप्टर्स है, हमारे पास सब व्यवस्थाएं हैं, बड़े बड़े ड्रोन हैं, बड़े बड़े मिसाइल्स हैं। ये सब सवाल इसलिए है, ये हो इसलिए रहा है कि असल में यहाँ से जो लद्दाख वाला भी मसला है, वहाँ का जो मिनरल है उसका दोहन करना है। वहाँ भी मार्बल है, वहाँ भी ग्रेनाइट है, वहाँ भी बजरी, रेता, लाइमस्टोन सब है, वो जाएगा ना। और उन पहाड़ों में तो लोगों की प्राइवेट ऑनरशिप तो है ही नहीं, ज़्यादातर खाली जगह है, तो बड़ा आसान है करना, जो लद्दाख के पर्वतों को इस तरह से खोदना। हालांकि ये बहाना, ये तुर्रा की वहाँ ट्रेस मिनरल्स हैं इसलिए वो सब हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ट्रेस मिनरल जो रेयर अर्थ मेटल है, इनको ढोने के लिए आपको इतना बड़ा रेल नहीं चाहिए था। और इस खतरनाक टेरेन से, इस बड़े फ्रजाइल और कच्चे ट्रेन से आप रेल ले जा रहे हैं वहाँ। ये तिब्बत का पठार नहीं है, वो पक्के पठार है। लोग कह रहे हैं कि जी लासा में तो ट्रेन पहुँच सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? तिब्बत का पहाड़ पक्का है, हमारा पहाड़ जो है बहुत कच्चा और फ्रजाइल और नया है, लगातार टूट रहा है, भूकंप संवेदी है। अब तो पूरा इलाका हमारा भूकंप के जोन 6 में आ गया।
जिस इलाके से ये जा रहा है, ये जा रही है, रेल जा रही है। परेशानी रेल ही नहीं है। अब वहां पर लद्दाख में सोलर पैनल लग रहे हैं। 13 गीगावाट का प्रोजेक्ट तो शुरू हो गया, कहते हैं 80 किलोमीटर तक स्क्वायर किलोमीटर एक्वायर कर लिया, काम शुरू हो रहा लगता है। अब कहते हैं 250 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्विजिशन होना, उसमें जो है कुछ और भी करना है। कोई विंड प्रोजेक्ट, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट भी लगने हैं, कुछ हाइडल प्रोजेक्ट है लद्दाख में होंगे, कुछ जो है हिमाचल के चिनाब नदी में बनने प्रस्तावित है। उन सब की बिजली के लिए 20,000 मेगावाट का ट्रांसमिशन लाइन भी मनाली होके जाएगा। मनाली, कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर होकर के ये नालागढ़, बिलासपुर नालागढ़ होके निकलेगा और कैथल जाएगा ग्रिड को। ये पूरे इलाके में 20,000 मेगावाट के ट्रांसमिशन लाइन के टावर बनने हैं, लाइनें बिछानी हैं। कितना डिजर्टिफिकेशन होगा, कितना जो है रेडिएशन होगा, ये आप देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में मनाली बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है। ये कुल्लू वैली ये बर्बाद हो जाएगी। एक तो ये कहानी है। फिर हम कह रहे हैं कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब जो कुछ हो रहा है, ये मॉडल, ये निश्चित तौर पर ग्लेशियर पर प्रभाव डाल रहे हैं। ऊपर से हमने जो टूरिज्म का मॉडल अपनाया, अरे भाई हम कह रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड टूरिज्म हो, जिसमें छोटा छोटा निर्माण हो, लोकल लोगों की ओनरशिप हो, है ना, और वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हो, वो तो चल सकता है। परंतु यहाँ बड़े बड़े होटल बनाने हैं, उसकी तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी अभी एक प्रस्ताव विधानसभा में लाई है कि जो हमारी रेवेन्यू की धारा 118 है, उसके अंदर तब्दीली करके टूरिज्म के प्रोजेक्ट में कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, ताकि मेगा इन्वेस्टमेंट आए। माफ करिए, हम लोगों ने स्की विलेज को रोका था आंदोलनों से। अब ये क्या और इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट ला करके हिमाचल के को बेचना चाहते हैं, और वो और डिजास्टर क्रिएट करेगा। हम लोग पिछले कुछ सालों से, हिमालय के लोग लगातार आपदा भुगत रहे हैं। उत्तराखंड में देख लीजिए 2013 में केदारनाथ की घटना, उसके बाद कितनी घटनाएं हुई। 2023 में हिमाचल का पूरा मनाली से लेकर ब्यास घाटी में कितनी हालत खराब हुई हमारी। अब भी 25 में इस बार भी ये पूरा मंडी का इलाका कितना तबाह हुआ। धराली उत्तराखंड में क्या हुआ, जम्मू के इलाके में क्या हुआ, चिनाब बेसिन में। ये सब इतनी त्रासदियां हो रही हैं जलवायु परिवर्तन की वजह से, उसके बावजूद हम मानने को तैयार नहीं है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों से खोद खुदाई तोड़ फोड़ चल रही है। इसे रोकना चाहिए। और कोर्ट भी, मैं परेशान हूं। अभी अरावली का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का इसी तरह विवादित है। और हिमाचल के संदर्भ में कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिमाचल में जिस तरह का विकास का मॉडल चल रहा है, उससे तो हिमाचल नक्शे से मिट जाएगा। स्वीपिंग रिमार्क्स दिए हैं। मैं सोचा था कि इसमें मैं खुद पार्टी बनूं, बाद में मुझे ये समझ आई कि ये कहेंगे पहले ये लद्दाख की रेल भी जाने दो, बिजली के ट्रांसमिशन भी आने दो, उसके बाद हम माउंटेन स्पेसिफिक फ्रेमवर्क लगा देंगे। ऐसा सब कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट भारी दबाव में है, मुझे ये लग रहा है। और ये कोर्ट ही नहीं है, सरकार दबाव में है। कॉरपोरेट्स जो है वो दे आर डिसाइडिंग थिंग्स। ये स्थिति हो गई है। मुझे खुशी है कि हरियाणा, राजस्थान के लोगों ने पिछले हफ्ते एक बड़े इथेनॉल प्रोजेक्ट को रोकने के लिए आंदोलन किया। ये सब जगह करना पड़ेगा, सारी जगह लोगों को आगे आना पड़ेगा, नहीं तो सरकारें और ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट कॉरपोरेट के दबाव में सब संसाधन बेचेंगे। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि सबसे बड़ा संकट भविष्य में जलवायु परिवर्तन का आने वाला है। ये वैश्विक गर्मी की वजह से भी है और स्थानीय गतिविधियां जो हैं उसकी वजह से भी है। जैसे हम हिमाचल में ही देखते हैं, अभी दिसंबर एंड में मनाली में टनल बन गया, अटल टनल से लाहौल जाने वाली गाड़ियां, पिछले 2023 की मैं बात बता रहा हूं, एक दिन में 20 से 25 हजार गाड़ियां जो है टनल क्रॉस कर रही थी और जाकर के सिसु पहुंच रही थी। इज इट गुड थिंग? ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है क्या? उसके ऊपर सीधे ग्लेशियर है हमारे, इतनी गाड़ियां जा रही है, 20-30 हजार। उनके टॉप में 2-4-5 किलोमीटर हाइट पे जो है ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं। क्या वो पिघलेंगे नहीं? उसमें ब्लैक कार्बन नहीं जमेगा? ये सब जानते हैं सब लोग,
परंतु उसके बावजूद इकोनॉमिक बेनिफिट और ये जो मुनाफे के लिए हम ये सब जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। अगर बचना है तो निश्चित तौर पर हिमालय को भी बचाने के लिए नीतियां बनानी पड़ेंगी हमें, और ये जो अरावली पर्वत है इसको बचाने का तो सबसे ज़रूरी बात है। इसको बचाना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो डेजर्टिफिकेशन जो ये जो मरुस्थलीकरण है या आकर के हमारे बहुत बड़े क्षेत्र को लील जाएगा। और अगर हिमालय के अंदर ग्लेशियर खत्म हुए और ये जंगल बर्बाद हुए तो इन नदियों में जो पानी की वजह से जो आज हमारे बेसन स्टेट जो है बड़े विकसित हो गए हैं, बड़ी खूब खेती हो रही उस पानी से, उनके सामने भी ये जो है मरुस्थलीकरण का संकट आएगा। इसलिए मैं देश की जनता से भी और अपने इस इलाके के खासकर हिमालयन क्षेत्र के लोगों से और यहाँ के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कहूँगा कि वो सब खड़े हों हिमालय को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए, और पर्यावरण के सवाल पर गंभीरता से नीति निर्देशन किया जाना चाहिए और कानून बनने चाहिए। धन्यवाद।